हेलो डियर स्टूडेंट्स। अपन देख रहे थे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। इसमें अपन ने C3 साइकिल तक देख लिया था। आज अपन देखेंगे C4 साइकिल। C4 साइकिल बच्चे C4 प्लांट्स में पाई जाती है और C4 प्लांट्स में एक स्पेशल टाइप की एनाटॉमी पाई जाती है जिसको अपन क्रेंज एनाटॉमी बोलते हैं। क्रेंज एनाटॉमी से मतलब है कि एक लेयर के रूप में पाई जाती है। जैसे सबसे सेंटर में वेस्कुलर बंडल हो गई, उसके चारों तरफ आपकी बंडल शीथ सेल हो गई, उसके बाद में आपकी मीजोफिल सेल हो गई। इसे लेयर के रूप में पाई जाती हैं। अब बंडल शीथ सेल और मिजोफिल सेल टू टाइप की सेल पाई जाती हैं क्रेंज एनाटोमी में। आपने C3 प्लांट्स में तो एक ही टाइप की सेल देखी थी, मिजोफिल सेल, बट आपकी C4 प्लांट्स में दो टाइप की सेल होती हैं, बंडल शीथ सेल और मिजोफिल सेल। अब बंडल शीथ सेल में बच्चे एग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और मिजोफिल सेल में आपके ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट और एग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट से आप क्या समझेंगे कि थाइलेकोड जो सिंगल सिंगल पाई जा रही थी ना, वो तो आपकी एग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट में पाई जाएंगी। उसमें सिर्फ आपका पीएस फर्स्ट चल रहा था। और जो आपकी थाइलेकोइड दो तीन लेयर की आपकी थाइलेकोइड थी, और जो सिंगल थाइलेकोइड थी, वो दोनों टाइप की थाइलेकोइड अगर आपके क्लोरोप्लास्ट में पाई जा रही हैं तो वो आपकी मेजोफिल सेल हो गई। तो और मेजोफिल सेल में आपके क्लोरोप्लास्ट के नंबर कम होंगे, बंडल शीथ सेल में आपके क्लोरोप्लास्ट के नंबर ज़्यादा होंगे। और बंडल शीथ के आपके जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो बच्चे बड़ी साइज के होंगे, और मेजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट हैं वो छोटी साइज के होंगे। और एक क्वालिटी और पाई जाती है बंडल शीथ सेल में। बंडल शीथ सेल होती हैं वो आपकी गैसेस एक्सचेंज के लिए इम्परमेबल होती हैं और ये थोड़ी थिक होती हैं। तो बच्चे अपन डायग्राम में देख लेते हैं। अब डायग्राम में आपके देखो, ये आपकी लीफ है ना, लीफ की ये आपकी अपर एपिडर्मिस हो गई, ये आपकी लोअर एपिडर्मिस हो गई। जो इसके बीच का पार्ट है ना अपना, उसकी एनाटोमी अपन डिस्कस कर रहे हैं C4 प्लांट में। उसके बीच में जो पाया जा रहा है ना, उसकी अपन स्टडी कर रहे हैं इसमें। तो आपकी ये तो हो गई अपर एपिडर्मिस, ये वाली, और ये नीचे वाली हो गई आपकी लोअर एपिडर्मिस। इसके बीच में ये वाला जो एरिया है आपका, वो हो गया आपका जाइलम फ्लोएम वेस्कुलर बंडल। अब इसके वेस्कुलर बंडल के पास जो आपको बड़ी बड़ी साइज की सेल दिख रहे हैं, बड़े बड़े जिसमें क्लोरोप्लास्ट दिख रहे हैं, वो बंडल शीथ सेल है विथ स्पेशल टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसके स्पेशल टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट आपके कैसे होंगे? ए ग्रेन्यूलर क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे इसमें आपके। और जो मीजोफिल सेल है उसके आपके क्लोरोप्लास्ट कैसे होंगे? ग्रेनुलर। तो आपके मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट छोटे छोटे हैं और बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट आपके बड़े बड़े हैं और संख्या में भी ज्यादा हैं। ये आपकी होगी बच्चे क्रेन्ज एनाटोमी C4 प्लांट्स की। अब C4 साइकिल को अपन CO2 कंसंट्रेटिंग मेथड भी बोलते हैं, कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं, DCA या हैज स्लेक पाथवे भी बोलते हैं। हैज और स्लेक बच्चे साइंटिस्ट के नाम है। अब अपन देखते हैं कि मीजोफिल सेल और बंडल सेल पाई जा रही हैं जो C4 प्लांट्स में, उनमें कैसे होता है ग्लूकोज का सिंथेसिस या ग्लूकोज का फॉर्मेशन। तो बच्चे सबसे पहले मीजोफिल सेल में CO2 अंदर आएगी, और CO2 अंदर अपन ने C3 साइकिल में भी देखा था कि HCO3 के फॉर्म में आ जाएगी, वो अंदर आके वाटर से रिएक्शन कर लेगी। तो मीजोफिल सेल में ये सबसे बार आपकी एपिडर्मल सेल हो गई, ये मीजोफिल सेल है, और ये आपकी नेक्स्ट बंडल शीथ सेल है। ये दोनों सेल आप प्लाज्मोडेस्मेटा से कनेक्टेड है। दो सेल होती हैं वो आपस में, उनमें मटेरियल का ट्रांसफर प्लाज्मोडेस्मेटा के माध्यम से होता है। ये आपने सेल बायो में पढ़ा होगा या आप पढ़ेंगे।
तो बच्चे CO2 जो इन्वायरमेंट से प्लांट लेगा वो HCO3 के फॉर्म में आ जाएगा। अब C4 प्लांट में CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है PP। PP होता है बच्चे 3 कार्बन का, और CO2 और PP मिलके आपके बनाएंगे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि है आपकी 4 कार्बन का मॉलिक्यूल, एक CO2 के और 3 PP के। तो आपके 4 कार्बन का मॉलिक्यूल बन गया ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। बच्चे ये फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है, और ये रिएक्शन होगी आपकी पेपकेज एंजाइम की हेल्प से। पेपके पेपकेज एंजाइम बच्चे कार्बोक्सिलेशन करता है, या फिक्सेशन बोल सकते हैं। तो बच्चे आपकी फर्स्ट स्टेप हो गई कार्बोक्सिलेशन, या बच्चे इसको बोलते हैं फिक्सेशन। अब बच्चे ये हो गई आपकी साइटोप्लाज्म में। अब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड आपका जाएगा अंदर क्लोरोप्लास्ट के, और ये बनाएगा मैलिक एसिड। मैलिक एसिड बच्चे आपके 4 कार्बन का है, बट बच्चे इसने NADS NADPH2 से NADP प्लस का फॉर्मेशन किया है, मतलब इसने रिडक्शन किया है, क्योंकि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ने मैलिक एसिड बनाने में हाइड्रोजन लिए हैं। तो ये आपकी सेकंड स्टेप हो गई रिडक्शन। अब बच्चे मैलिक एसिड है वो आपका जाएगा बंडल शीथ सेल में। बंडल शीथ सेल में मैलिक एसिड गया, ये 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ये 4 कार्बन का मॉलिक्यूल यहाँ करेगा CO2 रिलीज, और ये बनाएगा पायरुविक एसिड, जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। अब जो मैलिक एसिड ने हाइड्रोजन लिए थे, वो हाइड्रोजन ये यहाँ रिलीज कर देगा, तो NADP प्लस से NADPH2 का फॉर्मेशन हो गया। NADPH2 का फॉर्मेशन हो गया, आपके हाइड्रोजन जो इसने लिए थे वो यहाँ वापस रिलीज कर दिए, इसने CO2 रिलीज कर दी और पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन कर दिया, और ये CO2 आपकी कैल्विन साइकिल में चली जाएगी। तो यहाँ बच्चे आपका इसने हाइड्रोजन रिलीज किए हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, और इसने CO2 भी रिलीज किए, तो आपका थर्ड स्टेप हो गया ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन बच्चे, और इसने CO2 कैल्विन साइकिल में गई है, तो ये आपका हो गया कार्बोक्सिलेशन। ये बच्चे कार्बोक्सिलेशन हो गया या फिक्सेशन हो गया CO2 का। अब बच्चे एक कार्बोक्सिलेशन या फिक्सेशन तो आपने मीजोफिल सेल में देखा था, वो तो बच्चे पेप्केज एंजाइम की हेल्प से हो रहा था, और सेकंड कार्बोक्सिलेशन या CO2 फिक्सेशन आपका बंडल शीथ सेल में रूबिस्को एंजाइम की हेल्प से होगा। रूबिस्को में बच्चे को आ रहा है, और इसमें कैज आ रहा है। को से आपका मतलब है कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीडेशन दोनों करता है रूबिस्को, बट पेप्केज एंजाइम सिर्फ कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी ही दर्शाता है, इससे आप ये समझेंगे। अब कार्बोक्सिलेशन और ये CO2 फिक्सेशन रूबिस्को एंजाइम की हेल्प से हो रहा है, और ये सेकंड कार्बोक्सिलेशन है। फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन आपका मिजोफिल सेल में हो गया था, ये आपका सेकंड कार्बोक्सिलेशन है जो बंडल शीथ सेल में हो रहा है। अब बच्चे कैल्विन साइकिल से आपका ट्रायोज फॉस्फेट बन रहा था PgAl, उससे आपका ग्लूकोज बनेगा। वो ग्लूकोज अगर क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टोर हो रहा है तो स्टार्च की फॉर्म में हो जाएगा, और ये ग्लूकोज से स्टार्च का फॉर्मेशन सेल के अंदर ही हो जाएगा, सेल के अंदर और क्लोरोप्लास्ट के भी अंदर होगा, अगर ये स्टार्च के रूप में सेल के पास ही स्टोर हो रहा था। पर अगर बच्चे इसको दूसरी सेल के पास ट्रांसफर कराना है इस ग्लूकोज को, तो बच्चे ये साइटोप्लाज्म में जाएगा, और साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज जाके सुक्रोज की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और ये सुक्रोज जिस भी सेल में सुक्रोज की नीड होगी वहां चला जाएगा फ्लोएम के माध्यम से। फ्लोएम
भोजन का ट्रांसपोर्ट करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्लोएम होता है। तो ये सुक्रोज दूसरी सेल में चला जाएगा जहां इसकी नीड होगी। अब बच्चे जो अपने पायरुविक एसिड बनाया था 3 कार्बन का, वो पायरुविक एसिड आपकी मीजोफिल सेल में आएगा वापस। मीजोफिल सेल में पायरुविक एसिड आ गया अपना, तो ये पायरुविक एसिड पीपी में बदलेगा। पर बच्चे, ये आपका चेंज होने के लिए आपसे 2 एटीपी लेगा और 2 एटीपी में कन्वर्ट हो गया। ये रिएक्शन आपकी पीपीडीके एंजाइम की हेल्प से हो रही है। पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज, डाइकाइनेज से आप समझ गए कि उसको 2 एटीपी चाहिए। 2 एटीपी चाहिए, 2 एडीपी में कन्वर्ट कर देगा और ये पीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बच्चे आपकी लास्ट स्टेप रीजनरेशन, ये आपकी रीजनरेशन स्टेप हो गई। अब बच्चे पीपी एंजाइम वापस बन गया, तो अपनी साइकिल कंप्लीट हो गई। अब बच्चे आपने देखा कि पीपी एंजाइम ने CO2 लिया और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फर्स्ट स्टेबल कार्बन कंपाउंड बना दिया आपने C4 साइकिल का। अब ऑक्जेलो, ये आपका कार्बोक्सिलेशन फिक्सेशन हो गया पेप्केज एंजाइम की हेल्प से मीजोफिल सेल में फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन। अब बच्चे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड क्लोरोप्लास्ट में जाएगा और इसका रिडक्शन होगा और ये बनेगा मैलिक एसिड। रिडक्शन मतलब इसने हाइड्रोजन ले लिए, तो NADPH2 आपका खर्च हो जाएगा। अब रिडक्शन हो गया, इसका मैलिक एसिड बन गया। ये बच्चे यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी ने लिख रखा है कि या तो ये मैलिक एसिड बनाएगा या एस्पार्टिक एसिड बनाएगा, मतलब मैलिक एसिड और एक्जोलो एस्पार्टिक एसिड, मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, या तो आपका मैलिक एसिड बन जाएगा या आपका एस्पार्टिक एसिड बन जाएगा। बच्चे ज्यादातर मैलिक एसिड बनता है, अगर मैलिक एसिड नहीं बनेगा तो एस्पार्टिक एसिड बन जाएगा। जैसे बच्चे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से आपका एस्पार्टिक एसिड बन जाएगा और ये डायरेक्ट इसमें चला जाएगा, पर ज्यादातर आपके बच्चे मैलिक एसिड बनता है। अब मैलिक एसिड आपके बंडल शीथ सेल में जाएगा, बंडल शीथ सेल में जाके इसने पायरुविक एसिड बनाया। पायरुविक एसिड बनाते समय इसने आपको जो H2 आपसे लिए थे वो NADPH2 के रूप में वापस दे दिए और CO2 रिलीज कर दी। वो CO2 आपके कैल्विन साइकिल में चली गई और कैल्विन साइकिल में जाके ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर दिया। अब बच्चे ये पायरुविक एसिड आपका वापस आ जाएगा मीजोफिल सेल में और ये पीपीडी के एंजाइम की हेल्प से 2 एटीपी खर्च करेगा और वापस से आपका जहां से आपने शुरू किया था वो ही बना देगा पीपी। अब बच्चे अपन देखते हैं कि अपने एटीपी काउंट करते हैं कि एक ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए आपको कितने एटीपी और NADPH2 चाहिए C4 साइकिल में। तो बच्चे 2 एटीपी तो अपने यहाँ खर्च हुए और जो केल्विन साइकिल में खर्च हुए वो भी अपन यहाँ काउंट करेंगे। तो एक CO2 फिक्सेशन के लिए खर्च हुए, तो ये साइकिल अपनी चलेगी 6 बार। 6 बार इस साइकिल को चलाने के लिए 2 एटीपी एक साइकिल के लिए खर्च करने पड़ रहे हैं, तो 6 साइकिल के लिए आपको 12 एटीपी खर्च करने पड़ेंगे। और आपकी केल्विन साइकिल में कितने खर्च होते हैं? 18 एटीपी और 12 NADPH2। तो आपके टोटल हो गए 30 एटीपी और 12 NADPH2 एक ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए आपको चाहिए। अब बच्चे यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ एग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट है, तो एग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट में आपका PS फर्स्ट प्रेजेंट है। PS फर्स्ट प्रेजेंट है तो ये एटीपी का फॉर्मेशन करेगा ओनली, और NADPH2 इसको यहाँ से मिल गए मैलिक एसिड से पायरुविक एसिड।
क्योंकि ये NADPH2 का फॉर्मेशन तो करेगा नहीं ना, पीएच फर्स्ट चल रहा है ओनली, तो और CO2 आपको यहाँ से मिल गई, तो केल्विन साइकिल भी आराम से रन कर जाएगी। अब बच्चे, अब अपन आगे देखते हैं। एक ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए आपको 12 NADPH और 30 ATP चाहिए। ये अभी अभी अपन ने काउंट भी कर ली। यूटिलाइज फॉर सिंथेसिस ऑफ वन ग्लूकोज। अब अपन आगे देखते हैं कि C4 प्लांट में स्पेशल क्या है। स्पेशल अपना, दे हैव ए स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी, जिसको अपन ने क्रेंज एनाटॉमी भी बोला है। टॉलरेट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर टॉलरेट करता है। इसमें बच्चे पाया जाता है पेप्केज एंजाइम। बच्चे ये पेप्केज एंजाइम तो हाई टेम्परेचर पे ही एक्टिव होता है, तो इसको हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर लेता है C4 प्लांट इजीली। दे शो रिस्पॉन्स टू हाईलाइट इंटेंसिटी, या हाईलाइट इंटेंसिटी के लिए रिस्पॉन्स करता है। इसका मतलब अगले पॉइंट से कनेक्ट कर रहा है। दे लेक ए प्रोसेस कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन सो हैव ग्रेट प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास। मतलब हाईलाइट इंटेंसिटी को रिस्पॉन्स कर रहा है, मतलब इसमें फोटो रेस्पिरेशन absent हो रहा है, और ये ग्रेट प्रोडक्टिविटी बायोमास भी बना रहा है। In C4 plant, photorespiration does not occur. C4 प्लांट में फोटोरेस्पायरेशन नहीं पाया जा रहा। अब बच्चे, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि C3 प्लांट और C4 प्लांट को अपन डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं फोटोरेस्पायरेशन के बेसिस पे, तो ये फोटोरेस्पायरेशन क्या होता है? फोटोरेस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।